मैंने हिंदी की बहुत सारी फिल्में छोड़ी हैं साउथ के लिए। छेदी सिंह नहीं है तो चुलबुल पांडे भी नहीं है। ठीक है, आपका मेरे से 21 रोल हो सकता है, पर मैं भी 19 तो लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा। मेरी जो बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं उसमें बहुत कमाल के डायलॉग्स मेरे लिखे हुए हैं। मेरी मदर हमेशा कहा करती थी, तुम जिस भी मंजिल पर चल रहे हो अगर उसमें स्पीड ब्रेकर्स नहीं है तो इसका मतलब तुम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो। मेरी कहानी शुरू हुई थी, वो 350 लोगों के साथ शुरू हुई थी। मुझे लगा कि ये कहानी उन लाखों लोगों की है जो पूरे देश में पैदल चल पड़े हैं। और देन आई मेड अ प्रॉमिस, जब तक आखिरी माइग्रेंट को घर तक नहीं भेजेंगे तब तक आई विल स्टार्ट दिस जर्नी। फैमिली को मिले को कितने कितने दिन हो जाते थे, उनसे मिल नहीं पाते क्योंकि आप टोटली एक्सपोज्ड हैं। उस समय कोविड पीक पे था, तो मैं तो बच्चों से 3-3 महीने में कभी उनको कभी हाथ भी नहीं लगाया मैंने उस दौरान। इस लाइट कैमरा एक्शन की दुनिया में आया था बहुत कुछ करने, बट जो ये दुनिया थी इसमें ना तो लाइट था ना कैमरा था, सिर्फ एक्शन था। वंस यू कनेक्ट विद द कॉमन मैन, आई वुड से दैट्स द बेस्ट प्लेस टू बी इन। गाँव के अंदर मुझे लगता है देश बसता है हमारा। पॉलिटिशियन कोई भी हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, जब तक उसकी खुद की आइडियोलॉजी नहीं है वो देश का भला नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ, सुना भी था, देखा भी है कि जब भी आपके साथ बातचीत होती है तो आपकी खुद से एक वापस इंट्रोडक्शन ज़रूर हो जाती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ टू माई सोल वंस अगेन। Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Many of the listeners and viewers of this podcast have been writing in to ask us to get guests from other parts of the country to our Delhi studios. It's been a little hard, so we've decided to take our crew to other cities in the country. So here I am in the city that never sleeps, Mumbai, with an exciting array of guests. Today, our guest is a man who's an actor. He's also a fitness enthusiast, a producer, but more than anything else, a humanitarian who helped thousands of Indians during the pandemic. My guest is Sonu Sood. Thank you, Sonu ji, so much for coming on the ANI podcast. So much has been heard about you. आपने कहा, in your own words, I'm not a messiah. So, why did you have to say this? क्यों? क्योंकि people really think you're a messiah. No, first of all, thank you so much for having me today. And I always believe that I started my journey as an engineer, wanted to become an actor. But then once you connect with the common man, I would say that's the best place to be in. And that's why when you say someone is a messiah or something, so you go away from the space of a common man. So I thoroughly enjoy with them. I spend a lot of time with them. So I think it's better to be a common man in this country than to be a messiah. Yeah. So I'm going to get to that point जब the pandemic hit और आपने क्या क्या किया उस वक्त लोगों को. You helped so many people, thousands of people, and your social media handle was something we all wanted to be. We all wanted to get onto the road and help. लेकिन वो डर रहता है. जी. एंड कि हम अगर बाहर निकल आए, फैमिली ये वो क्या होगा, अगर हमको कुछ हो गया तो माँ बाप को कौन देखेंगे, बच्चों को कौन देखेंगे, स्पाउस कौन देखेगा, दीज एब्सोल्यूट फियर्स जो सबके मन में होता है. तो मोस्ट पीपल जस्ट रोट अ चेक, ये लो एंड ख़त्म. इट्स वन वे ऑफ सेइंग कि मैंने कुछ किया. मतलब कम से कम मैं घर के अंदर तो नहीं बैठा था या बैठी थी, मैंने कुछ किया. मैं उस बात पे आऊँगी कि आप what motivated you to do what you did. But first let's begin with your journey. आपने कहा आप इंजीनियर थे. अब इंजीनियर, पंजाब दा मुंडा, और फिर जाके कन्नड़ा फिल्म, तेलुगु फिल्म, क्यों शिफ्ट किया आपने? शिफ्ट नहीं किया. I always say beggars are not the choosers when you come to the city. और आपको पता है कि आपकी कोई पहचान नहीं है इंडस्ट्री में. ऑफिस आपको अपनी पिक्चर्स लेके जाना है. लोगों के पास समय नहीं है आपकी पिक्चर्स देखने का, और फिर आप इंतज़ार करते हैं कब आपका पेजर पे एक बीप होगी. जब मैं आया था पेजर था मेरे पास, और समवन विल कॉल यू फॉर एन ऑडिशन. और जब आप ऑडिशन पे जाएंगे सो मे बी उनके पास समय भी नहीं होगा आपको देखने का. अरे यार, जो हम लोग देख रहे थे ना वैसा आपका लुक नहीं है, वी आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, और फिर आप वापस जाते हैं. सो आई वुड से कि आप इस शहर में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, और उन्हें लगता है कि ज़िंदगी बड़ी आसान है. मुझे भी लगता था. लेकिन जो रिजेक्शंस आपको सिखाती हैं वो पार्ट में हमेशा बोलता हूँ किसी किताबों में या स्कूल में नहीं सिखाया जाता. इस शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. इस शहर की ट्रेन के धक्कों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है.
इग्नोर करने वाले ऑफिस के लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है. सो आई थिंक ये सीखना हर किसी के लिए बड़ा ज़रूरी है टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग. बोलते हैं कि अगर पहली ही रेस आप ज़िंदगी की जीत जाएंगे तो शायद आप आखिरी रेस के लिए तैयारी नहीं करेंगे. आप बोलेंगे यार मैं तो जीता हूँ, गोल्ड मेडल मेरे पास है. सो मुझे लगता है वो जो राइज इन लाइफ हैज़ टू बी वेरी ग्रेजुअल, धीरे धीरे पड़ाव जो है तय करने बड़े इंपॉर्टेंट हैं. सो मैं वो सोच कर ही आया था कि समय लगेगा लेकिन जिन सपनों को पूरा करने आया हूँ उन्हें पूरा ज़रूर करना है. और फिर कब पहली फ़िल्म ऑफ़र हुई थी तेलुगु की, और वो भी तमिल की फ़िल्म थी. इनफैक्ट मैं कुछ प्रोड्यूसर्स आए और उन्होंने मैंने देखा कि तमिल प्रोड्यूसर्स हैं, तो मैं भी घुस गया उस 4-5 लोगों के बीच में. मैंने अपनी पिक्चर्स दी, मैंने बोला कि सर आप पिक्चर्स मेरी ले जाएं. तो बोले यार हम तो हीरोइन ढूंढने आए हैं यहाँ पर मुंबई में और लड़का नहीं ढूंढ रहे. मैं कहा सर कोई बात नहीं, आप ले जाइए पिक्चर, कहीं ना कोई आपके ऑफिस में कोई देख लेगा. तो शोरील आप? नो, फोटोग्राफ्स. अच्छा, फोटोग्राफ्स. रील वाला तो चक्कर ही नहीं था उस समय. अच्छा. तो फोटोग्राफ्स दी उनको 5-7 पिक्चर्स, तो उन्होंने रख ली क्योंकि उन्होंने बोला कि यार पकड़ा रहा है ज़बरदस्ती तो रख लो. और वो पिक्चर्स उनके ड्रॉर में कहीं पे कचरे सामान पड़ी हुई थी. आपका लुक कैसे था उस वक्त? ऐसे ही जैसे थोड़ा ऐसा ही था. अच्छा. कुछ ऐसे ही था उस समय भी. और फिर 5-6 में से 4-5 तो गुम हो गई इधर उधर पिक्चर. तो एक फोटोग्राफ थी उसमें से, वो किसी लोकल कोई कोऑर्डिनेटर था, वो छोटी सी बाइक पे घुमा करता था वहाँ पे. तो उसको अच्छी लगी पिक्चर. उसने बोला उनसे कि मैं ये ले जाऊँ पिक्चर. तो उन्होंने बोला ले जाइए आप पिक्चर, हमारे तो कोई काम की नहीं है. तो उसने एक पिक्चर, वहाँ के बहुत बड़े स्टार हैं विजयकांत, उनको दिखाई. और विजयकांत सर ने बोला अरे यार इसको बुलाओ, विलन के लिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं. सो वो बंदा वापस गया उस ऑफिस में. उसने बोला कि विजयकांत बंदा कौन है? वो जो बंदा हीरो बुक पे था, नागराजू नाम था उसका. और उसने बोला कि यार इसको बुलाओ. और उसने बोला कि यार ये छोटी सी बाइक पे घूमता रहता है और किसी एक्टर को बोल रहा है मुंबई से बुलाने के लिए. तो उसने, उन लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया. और रोज़ वो आता था, रोज़ उसको बोलते थे मिल नहीं रहा, बता दें. जब 5-6 दफ़ा उसने सीरियसली चेज़ किया तो इन्होंने बोला कि यार इसको बुलाते हैं. और मुझे पेजर पे एक बीप आया, आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग अ साउथ मूवी. सो मैं फटाफट गया, STD PCO से फ़ोन किया और मैंने बोला आज के बच्चे समझेंगे भी नहीं STD PCO. STD PCO एक जैसे मैं आज के अगर जनरेशन वाले हैं तो एक छोटे छोटे बूथ बने रहते थे जहाँ पे जाकर आपको कॉल बुक करना पड़ता था और फिर आप लगाते थे कोड. तो मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि आप आ जाइए मुंबई, सॉरी चेन्नई आ जाइए. और मैं वहाँ पे विजय वाहिनी स्टूडियोज़ में पहुँचा और प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठे थे. कहते यार आपकी शूटिंग चेन्नई में हो रही थी, तेलुगु पिक्चर थी? तमिल पिक्चर थी विजयकांत की. तो उन्होंने प्रोड्यूसर से बोला कि आप की बॉडी शॉडी आप जरा टी-शर्ट उतार के दिखा सकते हैं. तो मैंने फटाफट टी-शर्ट उतारी, कहते हाँ बॉडी अच्छी है सर, आप पिक्चर कर रहे हो. एंड दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड इन तमिल. That's it. लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम कोई नहीं. तो उनको था कि सब मैनेज कर लेंगे. अपने घर फोन करके कहा कि मैं बॉम्बे में फिल्में नहीं कर रहा, मैं चेन्नई. नहीं, मैंने किया. मैंने अपनी मदर को बताया था कि मुझे पहली फिल्म मिल गई. वेरी एक्साइटेड. और मैं हर जिसको मुझे याद आ रहा था उसको फ़ोन करके रात को चेन्नई से फ़ोन कर रहा था कि पिक्चर मिल गई बॉस. पहली बड़ी बात थी. और मेरे मदर ने मुझे पहली एक बुक पंजाब से भेजी थी, हाउ टू लर्न तमिल. तो वो मैं बुक पूरी गाड़ी में पढ़ता हुआ जा रहा था कि पानी को तन्नी बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं. तो मैंने तमिल सीखना शुरू किया. और मेरे मदर ने बोला कि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, पर अगर तेरी भाषा तेरे को आती होगी तो तू ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेस कर पाएगा. सो दिस इज़ हाउ द जर्नी स्टार्टेड इन साउथ, फ्रॉम तमिल टू तेलुगु टू कन्नड़ा. तो हाउ मच टाइम हैज गॉन सोनू जी व्हेन यू डिसाइडेड कि मैं बॉम्बे आया हूँ और फिर ठोकर लगे कि रिजेक्शन हुआ और फिर तमिल फिल्म इंडस्ट्री में मुझे करीबन 3-3.5 साल में 3-3.5 साल. मेरे पास अभी भी ना हर रोज़ मेरे घर के बाहर कई 500-700 हज़ार लोग रोज़ आते हैं. तो मैं उसमें बड़े एक्टर्स भी आते हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स. मुझे बोलते हैं कि सर मैं 6-8 महीने हो गए सर, 1 साल हो गया धक्के खाते, कोई काम नहीं मिला. तो मैं उनको वही बोलता, मुझे 3-3.5 साल लगे थे पहला काम करने के लिए, तो इसलिए 2-2.5 साल का और बफर रखो. ये शहर में थोड़ा सा मुश्किल काम मिलता है. सो आई थिंक फॉर एन आउटसाइडर इट्स क्वाइट अ टफ. कोई ट्रेनिंग थी आपकी, लाइक चाचा ताऊ मामा कोई नहीं था आपका? मैं पहला था जो मुंबई आया था. हाँ. तो कोई था नहीं, कनेक्शन तो कुछ था नहीं. बट जो भी सीखा उन दिनों बिना कनेक्शन के इट्स हार्ड. नो, अभी भी मुश्किल है. पर अभी थोड़ा सा ये इजी हो गया है कि
पहले फिजिकली आपको हर जगह जाना पड़ता था। कोई आपने ऐसी नहीं, कोई शो रील जैसे आपने बोला कि अपनी ऑडिशन एक वीडियो रिकॉर्ड किया, आपने भेज दिया। मोबाइल फ़ोन्स उस समय उतने ज़्यादा व्हाट्सएप वगैरह कुछ चीज़ें थी नहीं, तो फिर आपको फिजिकल जाना पड़ता था। वो एक बड़ा टीडियस जॉब होता है। मेरे पास बाइक होती थी और उस समय जितनी ऑडिशंस होती थी वो फिल्म सिटी सॉरी अपना टाउन में होती थी। तारदेव में एवरेस्ट बिल्डिंग है, वहाँ पे सब प्रोडक्शन ऑफिसर्स या फिर लिंटास के ऑफिसर्स जो एयर इंडिया बिल्डिंग के पास होते थे। तो आप बाइक पे अगर आप टाउन जाते हैं तो जाते समय तो आप एक्टर दिखते हैं घर से, बाय द टाइम आप वहाँ पहुँचते हैं तो चेहरा ही बदल जाता था, धूप मट्टी के अंदर। और फिर आई थिंक वो एक स्ट्रगल था, बट आजकल इजी हो गया कि आपने ईमेल किया और आपको यस या नो मिल जाता है। तो आप तमिल फिल्म इंडस्ट्री में गए, आमतौर पर लोग सुनते हैं कि तमिलनाडु में पीपल डोंट लाइक हिंदी स्पीकिंग पीपल, मतलब पर ये भी है कि फिल्म इंडस्ट्री में वो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर, राइट? क्रिएटिविटी में चाहे आप भाषा समझते हो नहीं समझते, वो समहाउ वो एक डिफ्यूजन हो जाता है ना? बिल्कुल, मुझे लगता है कि साउथ ने मुझे बहुत प्यार दिया है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मैंने हिंदी की बहुत सारी फिल्में छोड़ी हैं साउथ के लिए। और मुझे लोग जब बोलते थे कि यार तू बनने दो एक्टर है बॉलीवुड में, तो वो छोड़ के साउथ की फिल्में क्यों करता है? सो मैं उनको बोलता था कि यार मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है जब मैं वहाँ पर जाता हूँ। मुझे जिस तरह के रोल चाहिए मुझे वैसे मिलते हैं रोल करने के लिए। उस इंडस्ट्री ने मुझे सिखाया है। मैंने कोई बहुत थिएटर कुछ ऐसे कोर्सेज नहीं किए थे, बस उस कैमरे के आगे काम करते करते मैं सीखा हूँ और इसलिए मैं प्रायोरिटी देता हूँ और आज भी मैं साउथ की फिल्म्स करता हूँ। सो आई थिंक वो मेरा स्कूल था जहाँ पे मैंने एक्टिंग सीखा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ये तीनों इंडस्ट्रीज़ में आपने फिल्में की बिफोर यू रियली बिकेम अ बिग नेम इन बॉम्बे। तो जब इन तीनों इंडस्ट्रीज़ को हम देखते हैं, इन तीनों एरियाज़ में, डू यू थिंक कि वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म इन द 90s इन द 2000s ज़्यादा आपने देखा कि ज़्यादा था डेफिनेटली। जब जिस दिन हम लोग शूट करने जाते थे उसी दिन तय होता था कौन सी डे को रिलीज़ होगी फिल्म। आपकी डेट्स जो थी एकदम दिन ख़राब नहीं होते थे, आपको पता है कितने बजे आना है कितने बजे जाना है। मे बी आई वॉज वेरी लकी टू वर्क विद द फिल्म मेकर्स हु आर वेरी वेरी ऑर्गेनाइज। सनराइज़ कॉल शीट होता था, अभी भी होता है सनराइज़ कॉल शीट की। जब सन दिखेगा तो पहला शॉट हो जाना चाहिए। तो अगर बेस्ट लाइट तो 6:45, अगर 6:30 का सनराइज़ है तो आप 5, 5:30 बजे पहुंच के आप रेडी हो। और जैसे सनराइज़ हुआ उन्होंने 2, 3, 4 शॉट लिए, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने जाते कि भैया ब्रेकफास्ट करो और फिर आप वापस सेट पे आ जाओ। तो मैं शुरू से पूछता था कि अगर क्यों ब्रेकफास्ट शुरू में करके क्यों नहीं जाते? तो कहते कि यार पहले काम करना ज़रूरी है, फिर आपको खाना मिलना चाहिए और फिर आप काम करते रहिए। सो वो अभी भी कल्चर है। बड़े से बड़ी आप फिल्म्स में चले जाएं तो पहले वो अपना शॉर्ट वॉट लेके फिर ब्रेकफास्ट के ब्रेक लेते हैं आधे घंटे की और फिर वो काम शुरू करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और दोपहर को थोड़ा सा नैप भी ज़रूरी है। पक्का। मैं तो बड़ा हैरान होता था जैसे ही उनका 1 घंटे की अगर ब्रेक होती है तो उन्होंने 20-25 मिनट में खाना किया, फटाफट एकदम अपना कॉर्नर ढूंढ के सब सो जाते थे। तो मुझे याद है मदुरई में शूट कर रहा था एंड आई वाज द ओनली वन। जैसे अचानक चेयर के बीच में बैठा हूँ और पूरा हर बंदा सोया हुआ था। मैंने बोला ऐसा क्यों? कहते नहीं सर फ्रेश हो जाते हैं हम लोग वापस व्हेन वी शूट इट। तो एक कल्चर है वहाँ पे विच इज़ कमाल का है। इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू एडजस्ट, क्योंकि आई गेस इन द नॉर्थ हम लोगों के पास वो है ही नहीं ना कल्चर। तो जब वो मतलब हम काम में एक्चुअली वो पीक पीरियड होता है, दोपहर का जो वक्त होता है, और उस वक्त यू सी द साउथ इंडियन, अगर साउथ में आप काम करो तो वो उस टाइम स्लो डाउन होंगे और फिर स्टार्ट हो जाते हैं और उसी विगर के साथ जैसे सुबह स्टार्ट हो। मतलब इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कल्चर। और आप एडजस्ट कर गए? मैं कर गया। मैं वैसे भी थोड़ा कम सोता हूँ। मुझे मैं रात को चाहे 4-5 बजे भी सोऊं, लेकिन मैं सुबह जल्दी 6:30 उठता हूँ। तो मेरे लिए एक वो सरप्राइजिंग था कि यार क्यों सो रहे हैं यार, ये तो एकदम काम है। बट आई थिंक वो एक पैटर्न बना हुआ है साउथ के अंदर, एंड विच इज़ फाइन एंड आई थिंक मे बी दैट हेल्प्स देम शूट बेटर। कोई बिटरनेस नहीं थी आप में कि इतने मतलब साल दर साल रिजेक्शन और was it that bitterness or was it hurt and did that help you? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं वो जो ठोकर होते हैं ना अर्ली ईयर्स के, वो इमोटिंग में हेल्प करता है। जो दुख आपको आता है, यू आर एबल टू शो दैट, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। मतलब एज एन एक्टर यू नीड टू फील ऑल दैट, टू इमोट ऑल दैट।
I would say कि not just emote your experiences, but मैं अगर आप हर्ट की बात करें, मैं हर्ट नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जैसे बहुत सारे सोनू सूद घूम रहे होंगे, हर रोज़ ऑफिसेज में आते हैं, और कितने लोगों से वो अच्छी तरह बात पर करेंगे, अपना दुख तो अपना दुख होता है ना? अपना दुख होता है, बट मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि यार बस यार अभी छोड़ के जाएं, पर आप विश्वास मानिए, मुझे कभी भी ज़िंदगी में एक सेकंड के लिए वो फेज़ मैंने नहीं फेस किया जहाँ पे मुझे लगा यार हो नहीं रहा जाना वापस। हर रोज़ उतना ही जुनून से उठता था। मेरी एक रूटीन रहता था कि मैं सुबह 5:30 बजे उठा, 6 साढ़े 6 जिम गया, जब मैं स्ट्रगल किया करता था, 6:30 से 8:30 वर्कआउट किया, वापस 2 घंटे? 2 घंटे अभी भी मैं करता हूँ, आज सुबह भी वर्कआउट करके आया आई हूँ। नो, आई हैव हर्ड कि आपका जो जी। फिटनेस रिजीम है इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग। मेरे दिन में 22 घंटे हैं, बाकी 2 घंटे हमेशा वर्कआउट के लिए रहेंगे, नो मैटर हाउ बिजी आई एम। तो मैं सुबह 8:30 बजे तक वर्कआउट खत्म करता था, वापस आता था, मैं ट्रेन का पास बना हुआ था, तैयार होके बैग पकड़ा, 9 साढ़े 9 बजे निकले टाउन की तरफ, 5:30-6 बजे तक सिर्फ फोटोज़ बांटता था हर ऑफिस में जाके, और फिर शाम को जब पीक आवर शुरू होते थे मुंबई से वापस अंधेरी आने के, तो उससे पहले 6:30 बजे ट्रेन पे चढ़े, 7:30 बजे तक इधर पहुँचे, और फिर इधर थोड़ा बहुत लोगों से मिले, और ये मेरी दिन की रूटीन हर रोज़ होती थी सालों तक, कि वो मैंने कभी नहीं छोड़ा। और कई बार बांद्रा में आया तो मैं पैदल बांद्रा से अंधेरी बहुत दफ़ा आता था कि चलो वॉक करते करते, सोचते सोचते, कोई समय था, ऐसा तो कुछ थे नहीं कि बहुत बिजी थे आप, सोचने का समय मिल जाता था, खुद के साथ बात करने का समय मिलता था। आई थिंक दैट वाज वेरी You work with so many legendary directors. Are you a person who's a director's baby? Yeah. या आप खुद अपना आर्ट लेके आते कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ऐसे इमोट करूँगा सीन, या फिर आप अपने आप को कम्प्लीटली यू गिव अप योरसेल्फ टू द डायरेक्टर? कैसे है? मुझे ना लिखने का शौक़ है, तो मैं लिखता हूँ, मैं सीन्स भी लिखता हूँ, डायलॉग्स भी लिखता हूँ, बहुत मैं क्रेडिट नहीं लेता था, लेकिन अभी मेरी जो बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं उसमें बहुत कमाल के डायलॉग्स मेरे लिखे हुए हैं, और मेरे डायरेक्टर्स और राइटर्स हमेशा मेरे साथ बैठते हैं, नोन मैं नाम नहीं लेता अभी, तो बोलेंगे कि यार चल सुन बैठ अपन सीन्स लिखते हैं, तो उनको पता है कि ये लिखता अच्छा है। तो मैंने शुरू के अंदर भी मैं शेयर ज़रूर करता डायरेक्टर, सर एक थॉट है बताइए कैसा है, डर के शेयर करता था कि क्या तू बेटा कल आया हमें सिखा रहा है कि क्या करना है। तो मैं थोड़ा तो मैं थोड़ा फर्स्ट एडी टाइप को बोलता था, मैं क्या यार देखा एक थॉट आया कैसा लगता है, तो बोलता हाँ अच्छा चलिए मैं शेयर करता हूँ। फिर वो अपने ढंग से डायरेक्टर के पास जाता है, कहता हाँ अच्छा चल लेट्स डू इट, तो किसका आइडिया था सोनू, अच्छा चलो करो। सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं एक बार युवा में शूट कर रहा था, मणिरत्नम सर थे और कैलकाटा में शूट कर रहे थे, मैं था ओम पुरी साहब थे, और एक सीन चल रहा था और मुझे थोड़ा अच्छा लगा एक उसके अंदर कुछ मोल्ड करना डायलॉग में। तो मणिरत्नम साहब इतने बड़े डायरेक्टर है, मेरी तो हिम्मत थी नहीं उनके पास जाके बोलूँ, तो रवि के चंद्रन जो DOP थे, कैमरामैन थे, मैंने उनको बोला कि सर अगर ऐसा है इसको ऐसा किया जाए तो क्या ख्याल है, सर वेरी गुड लेट्स डू इट। तो उन्होंने वैसे ही लगाया, तो मणि सर बोले कि बड़ा अच्छा थॉट है रवि, वेरी नाइस। ही सेड सर सोनू suggested it. तो मनी सर कि सोनू you want to become a director or what? So मैं नहीं सर I just thought it's good, just keep this intact and all. How sweet, no, to encourage a young person like that. So I think वो एक फेज था जहाँ पे सीखना शुरू किया। अभी भी मैं लिखता हूँ, और आई डोंट नो, मे बी मेरे मदर लिटरेचर बैकग्राउंड के थे, और उनके अंदर एक लिखने की बड़ी कला थी, और हमेशा बोलते थे कि सोनू जो तू भी बड़ा अच्छा लिखता है, हमेशा लिखते रहना, क्योंकि यू नो दैट जो आज तेरे थॉट में आया शायद कल नहीं आएगा। और आज भी मेरी मदर की सब लिखी हुई चिट्ठियाँ हों, डायरीज़ हों, जो उन्होंने जो अच्छा लिखा कॉलेज के टाइम पे एज ए स्टूडेंट और एज ए प्रोफेसर, आज भी मेरे पास है। तो उनके जाने के बाद मैंने लिखना शुरू किया डायरीज पे, जो थॉट्स आते हैं, और आज मैं यूज़ करता हूँ उसको बहुत दफ़ा। Was she a very influential figure in your life? She was very influential. I would say today, whatever little I have achieved in my life, I think she was a major individual who actually molded me the way I am. And जो उन्हें जानते हैं पंजाब में, आज भी जब बजाता हूँ तो सब लोग बोलते हैं कि सोनू तूने कामयाबी बहुत पाई है, बट तुम्हारी मदर का बहुत बड़ा श्रेय है इसके अंदर। वो आज जो भी आज आपने किया है ना, वो उनके कारण हुआ है, हमेशा याद रखना। तो आई सेड ऑफ कोर्स आई नो दैट, क्योंकि जो उनको जानते थे उनको पता है कि आज जो भी मैं कर रहा हूँ उनके कारण कर रहा हूँ। It's very important, no, for a creative person to have a sensitive family who understands that. I would say कि that's what keeps you going, और अगर परिवार का सपोर्ट नहीं होगा, और if they don't understand, for a creative individual it's very very difficult to
एक्चुअली कन्वे इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी अगर परिवार नहीं समझेगा तो आई थिंक वो एनर्जी आपको कभी मिलेगी नहीं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा टू इमोट. एंड आई एम ब्लेस्ड कि आज चाहे मेरी वाइफ हो या मेरे किड्स हों या मेरी सिस्टर्स हों, सो दे अंडरस्टैंड मी बेटर कि यार हाँ सोनू की स्पेस है, ये कर रहा है, ये लिख रहा है. कई बार मैं रात को बैठ के उठ के रात को 2-3 बजे भी लिखने लग जाता हूँ. सो आई थिंक दे आर a huge support system in whatever Because I do. you know, to like you'll be emoting a character. वो character से बाहर निकलना वक्त लगता है. But you reach home and you can't switch off like that. जी. You know, because I remember seeing an interview of Jaya Bachchan, and she was saying that there are times where Amitabh Bachchan doesn't talk जी. at home. He just remains silent, and people understand that he's probably getting into a space, zone, yeah. a space. Yeah. A family needs to understand, no, for a actor that's necessary, नहीं? इट्स इम्पॉर्टेंट. और एक ये भी चीज़ रहती है कि एक्टर सोचते ज़्यादा हैं. चलता रहता है माइंड में किरदार को कैसे निभाना है. अरे आज अच्छा सीन किया, आज अच्छा नहीं हुआ, आज मैं ऐसे कर सकता था, पता नहीं दोबारा इसको कर पाएंगे नहीं पाएंगे. तो वो एक बड़ी स्पेस होती है. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज सैक्रिफाइस फॉर द फैमिली ऑल्सो, कि जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं शाम को घर आने का, कि आप उनसे बात करेंगे, कि आपके पास सिर्फ फिल्म्स की ही बात करने की, अपने किरदार की बात करने की. मे बी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया आपको बहुत एक्साइट करती है, मे बी आपकी फैमिली को नहीं करती होगी. सो आई डोंट नो, बट आई थिंक फॉर एन एक्टर ऑल्सो इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू कि आप अपनी दुनिया से बाहर आके उनकी दुनिया में भी थोड़ा वक्त दें, क्योंकि इट्स अ स्ट्रेस बस्टर ना, कि अगर आप ऑफ ऑन कर सकते हैं अपने आप को ऐसे. बिकॉज दीज डेज वन इज हियरिंग ऑफ सो मेनी एक्टर्स who just collapsing. जी. That it's kind of stressful कि when we see कि you know वो काम करते हैं उसके बाद जिम गए and they died. Yeah. So to look good is important, to be fit is important. So but at the same time the stresses of your job are important. What is it that is happening with actors? It's kind of everybody shocked. आई वुड से नॉट ओनली एक्टर्स, नॉर्मल इंडिविजुअल्स पे भी बहुत ज़्यादा इसका असर हुआ है. एक्टर्स का हमें पता चल जाता है बिकॉज दे आर नोन पीपल, नोन इंडिविजुअल्स. तो हम लोग सोशल मीडिया पे इन पे देखते हैं कि भैया फलाना आदमी ऐसा क्या गिरा. मैं आपको कल का किस्सा बता रहा हूँ. मैं आई वॉज कमिंग फ्रॉम दुबई और मैं इमिग्रेशन में पहुँचा, और जैसे मैं इमिग्रेशन से निकलने लगा तो अचानक को इमिग्रेशन काउंटर पर एक बंदा ढबाक से गिर गया नीचे. और मैं दौड़ के कूद के फटाफट गया. मैंने उसको CPR देना, मतलब उसको कर रहे थे हम लोग करने में. मुझे शॉक लगा, मैं क्या पता नहीं क्या हो गया इसको. पूरी सब लोग इकट्ठा हो गए एंड फाइनली ही गॉट अप एंड हमने उसको खड़ा वड़ा किया. तो मैंने बोला क्या हुआ. कहता सर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ब्लैंक हो गया, और मुझे लगा कि मैं निकल गया ज़िंदगी में. सो वो एक कॉमन बंदा था जो आया था. पर मैं एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक्टर्स नहीं, नॉर्मल हर बंदा कोई भी फील्ड का हो, चाहे वो बिहाइंड द कैमरा वर्क कर रहा हो या जॉब पे जा रहा हो या कुछ भी हो, आजकल आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा स्ट्रेस से भर गई है या इतनी चीज़ें आपके माइंड में चल गई हैं कि आप कहीं ना कहीं आपकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ 100% हो रही है. अगर आपकी हैबिट सही नहीं है या आप कहीं ना कहीं अपना ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उसका असर आपकी निजी ज़िंदगी पे आने ही वाला है. फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक्टर हैं या नहीं. Is it a conversation जो because Puneet passed away and you know आप कन्नड़ा Yeah. फिल्म इंडस्ट्री में आप Right. काम कर चुके हैं, आप जानते हैं that in the कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री it became a big thing जी. and it became a big conversation piece. So आप between all of you, do you talk about Yeah. reducing stress or improving interpersonal communication एक दूसरे के बीच में, so that all of you are able, those who lead high stress lives. देखिए बातचीत हमेशा होती है, पर आई डोंट नो कि उसका असर कितनी देर तक रहता है. बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है. एक ब्रेक हुआ, सब खाना खा रहे हैं, अरे यार ऐसा हो गया, बड़ा पता नहीं क्यों आजकल हो रहा है, लोग ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देंगे. और फिर जब काम शुरू होता है देन अगेन यू गेट बैक टू द सेम स्पेस जहाँ पे स्ट्रेस है, भाग दौड़ है, ये सब है. सो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अनदर लाइफ, जस्ट नॉट फॉर द कैमरा. फिटनेस की जैसे आपने बात बोली, तो बहुत सारे आप बहुत सारे स्ट्रेस के साथ जाते हैं कई बार जिम के अंदर. आप सोए नहीं होते, आप फिर भी आप जिम कर रहे हैं, तो उसके असर क्या हो रहे हैं आपके. ट्रेनर्स आपको किस तरह गाइड कर रहे हैं, ये सब बड़ी तो चीज़ें. आप यूथ को क्या बताएंगे आप कि दे शुड बी फिट बट एट द सेम टाइम मेंटल मेकअप शुड बी स्ट्रांग? इज ऑफ कोर्स आई थिंक मेंटली यू हैव टू बी राइट टू एक्चुअली स्टे देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेस
ख़त्म नहीं होने वाला, स्ट्रेस बढ़ेगा ही, किसी चीज़ की चैलेंजेस बढ़ने ही वाले हैं, ठोकरें बढ़ने ही वाली हैं, कामयाबी तक पहुंचने में वक्त लगने ही वाला है, तो ये चीज़ें बंद नहीं होंगी. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूअर जनरेशन हु आर सो ऑक्यूपाइड विद सोशल मीडिया. इतना इन्फॉर्मेशन है, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक तो कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं. सो आपके पास खुद के लिए समय ही नहीं है, क्योंकि आप इतनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और आपका माइंड उतनी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकता है नहीं सकता ये भी हमें पता नहीं है. सो आई थिंक फॉर अ न्यूअर जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर अ मोमेंट, sleep early, have a disciplined life, eat healthy. आजकल ऑप्शंस इतनी है कि लोगों को अनहेल्दी खाना. What is your diet like? I'm a vegetarian. मैंने तो नॉनवेज कभी खाया नहीं है. I don't drink, I don't smoke. What kind of a Punjabi are you? But I'm the only one. I'm the only one in the family. Mother, father, sisters, kids, wife सब लोग खाते हैं नॉनवेज, पर मैंने कभी छुआ नहीं है. तो mother also used to have. They were not very fond of non-vegetarian, but वो ले लेते थे, ऐसा कुछ नहीं. तो फिर आपने फितरती ही की? तो मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं वेजिटेरियन रहूं, और रहा भी. फिर मेरी बड़ी कोशिश थी कि मेरी जो छोटी सिस्टर थी, मेरे से काफ़ी छोटी है, तो मैंने उसको भी वेजिटेरियन बनाऊं, लेकिन बना नहीं पाया. उसको जैसे उसने नॉन-वेज खाया तो शी बिकेम. किड्स ऑल्सो आई थॉट कि मैं उनको वेजिटेरियन बनाऊंगा, पर दे ऑल्सो लव नॉन-वेज. तो आई एम द ओनली ऑड वन. You're a very fit person, and if I may say, you're going to touch the golden 50s this year, right? Still 2 more years to go. Yes, 2 more years to go. Okay, so you're at an age where you don't look your age at all, and I'm not trying to flatter you. So most people say कि अरे vegetarian fit नहीं हो सकते, protein नहीं है खाने में, you can't build muscle. How come you have? I would say कि वो myth है कि नॉनवेज खाना चाहिए तो ही बनते हैं. मिस्टर ओलंपियाज़ की बात करो, मिस्टर वर्ल्ड की बात करो, वेजिटेरियन बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे. तो वो दौर गया कि जब बोलते थे इट्स गुड टू बी ईट नॉनवेज. जो लोग खाते हैं उनके लिए प्रोटीन सोर्सेज ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ, वेजिटेरियन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है आपकी बॉडी वैसे ही पनीर खाते हैं सुबह से लेके शाम तक? पनीर नहीं, ऐसा नहीं. इट्स नॉट, पनीर इज नॉट प्रोटीन. और क्या है? दाल एंड प्रोटीन, पनीर, सोयाज हैं, आई मीन देयर लॉट ऑफ. आजकल तो बहुत टोफू, हर चीज़ें आपको 1000 चीज़ें मिल जाती हैं जो पता नहीं था. किनोआ है, कई चीज़ें जो आप खाते हैं और अच्छा है. बट आई थिंक वो समय गया कि जब आप बोलें कि फिट होने के लिए नॉनवेज लेना ज़रूरी है. Okay, so tell me, we talked about you trying your hand at and becoming successful in the South film industry. Once Bombay film industry saw कि हाँ भाई, he's doing well, then the offers started coming your way, isn't it? Or was it parallelly? नहीं, पैरेलली था. मैंने पहली फिल्म भगत सिंह की थी, शहीद आजम भगत सिंह, और फिर वहाँ से नोटिस हुआ, कुछ नॉमिनेशंस वगैरह आए थे कि यार 3-4 भगत सिंह आई, उनमें से ये भी अच्छा बंदा है. और फिर आई रिमेंबर अनुराग कश्यप ने मुझे युवा के लिए रिकमेंड किया था, और फिर मणि रत्नम साहब के साथ की, फिर आशिक बनाया आपने आई, जोधा अकबर आई. तो एक फिल्म देख के दूसरे डायरेक्टर्स के कॉल आते गए और रोल्स करता गया. और फिर आई मीन दबंग भी आई, सिम्बा आई. तो आई थिंक लोगों ने देखा और काम आना शुरू किया. पर ऐसा नहीं था कि साउथ को देख के किया, बट साउथ केप्ट मी चूजी इन बॉलीवुड. तो मैं अगर 10 फिल्में आती थी तो मैं एक करता था. तो ऐसा नहीं था कि यार भाई फ्री बैठे तो कर लो, कोई भी पिक्चर आई. तो मैं साउथ में बिजी रहता था, अच्छी पिक्चर लगी तो करूँगा बॉलीवुड की, नहीं तो नहीं करूँगा. सो आई थिंक वो. तो व्हाट इज़ योर सिलेक्शन क्राइटेरिया डायरेक्टर की? मतलब आपने इतने सारे रोल्स किए हैं जहाँ पे आप सेकंड लीड हैं जी. ईगो नहीं आया बीच में? कि सलमान खान के साथ कर रहे हैं तो फ्रेम तो सलमान पे ही होगा. जी. पर फिर ये भी था कि अगर छेदी सिंह नहीं है तो चुलबुल पांडे भी नहीं है. सो आई मेड श्योर कि अगर ये रोल है आपका तो इसके बिना पिक्चर तो नहीं बन सकती. तो मेरा एक क्राइटेरिया रहता था कि ठीक है, आपका मेरे से 21 रोल हो सकता है, पर मैं भी 19 तो लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा. सो मैं चाहे वो सीन्स हो, मैं उसमें काम करता था. दबंग के मैंने बहुत सारे सीन्स लिखे, और मैंने कैरेक्टर को बदला था. पहले वो बहुत ही एकदम एरोगेंट और एकदम फाड़ दूंगा, जान ले लूँगा, ऐसा टाइप का कैरेक्टर था. तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसलिए दबंग को भी मना कर दिया था. तो डायरेक्टर अभिनव कश्यप मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि नहीं यार तुम करो, और इसको करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, पहली फिल्म है. एंड सलमान ऑल्सो थॉट कि मुझे करनी चाहिए पिक्चर.
सो मैंने उनसे बोला कि मुझे आप 1-2 दिन दो, मैं उसको रीराइट करता हूँ। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा कॉमिकल बनाया कैरेक्टर को। छेदी सिंह को थोड़ा सा एक फोटोग्राफर साथ में रखता है, एक भैया जी स्माइल टाइप का कैरेक्टर रखा, फिर वो बात करने का उसका रखा, तो उसको लाइट बनाया कैरेक्टर को। But without being cheap, that's what I like. या सो आई थिंक उसके अंदर एक रियलनेस थी, क्योंकि मैंने बिहार वालों के साथ क्योंकि बहुत वो समय बिताया। क्रूडिटी आ जाती है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में। आई डोंट मीन टू बी वेरी क्रिटिकल, बट कॉमिकल एंड जैसे जो बोलते हैं वो नहीं करना। मुझे था कि रियल है, क्योंकि मैं बिहार वालों के साथ समय बहुत बिताया, मेरे साथ कॉलेज में सब बिहार वाले दोस्त थे, तो मैंने उनका जो रियल में जो करते थे, बैठते थे, बात करते थे, वो मैंने पर्दे पे उतारा, तो इसलिए लोग रिलेट कर पाए कि कॉलेज वाज वेयर? कॉलेज वाज इन नागपुर। ओके जी। अच्छा। तो मेरे रूम पार्टनर्स बिहार के थे, तो 4-4.5 साल मैंने उनके तो वो साथ बात बिताए। करने का अंदाज आप बात सीख गए करने थे। का, बैठने का, चलने का। वो भी एक फोटोग्राफर साथ में रखते थे फोटो खींचने के लिए उस समय पे। तो मैंने वो फोटोग्राफर As a student? जो भैया जी, हाँ एज ए स्टूडेंट, उनको बड़ा शौक था कि बिहार के अंदर बोलते हैं ना कि पैंट शर्ट सिलाओ, तो बोले कि फुल पैंट फुल शर्ट सुनो सिलाए। तो मुझे याद है मेरी कपड़े की शॉप थी पंजाब के अंदर, तो जब भी मैंने पंजाब से आना तो उन्होंने बोला कि कहा सुनो आप जब आओगे ना तो एक फुल पैंट और फुल शर्ट कपड़ा लेके आइएगा। Full तो pant, मैं क्या full मैं लेके आऊँगा भाई। तो फिर वो लेके आता था, तो वो सब चीज़ें छोटी छोटी हमने डाली और वो फ्लेवर बन पाया उसका। तो राइटिंग में रियल लाइफ इंसिडेंट्स कम इन। गुलजार साहब भी ऐसे ही कहते हैं कि यू कांट हेल्प इट व्हेन यू राइट योर फिल्म सीन्स, इट्स व्हाट यू एक्सपीरियंस अराउंड यू, 100%। वो अंदर आ ही जाता है ना। मैं लिखता रहता हूँ, मेरे पास हमेशा एक जो भी कोई अच्छी चीज़ हो रही मैं लिख लेता हूँ। फिर मैं जब अपनी फिल्म्स पे काम करता हूँ तो मैं फिर आई गो थ्रू दोस पेजेस, उन पन्नों को वापस रिविजिट करता हूँ और कोई ना कोई चीज़ें यू मिल जाती फाउंड अ हैं। वे अराउंड द नेपोटिज्म जी डिबेट, है ना। यू इंस्टेड ऑफ या तो आप बैठ के सारा टाइम रो पिटो जी। कि नेपोटिज्म है, रोल नहीं मिलते, और यू फाइंड अ वे अराउंड इट, है ना। देखिए वो हमेशा रहेगा। जिनके मदर फादर अगर इंडस्ट्री से हैं तो बच्चों को रोल मिलेंगे। कल मैं इंडस्ट्री में हूँ तो मेरे बेटे को भी शायद ऑफर्स आएंगी कि भैया आपका बेटा देखा है हमने, कर लें। तो वो मैं कहूँगा कि दैट यू कांट अवॉइड, वो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। उस जंग के बीच में आप कैसे निकलते हैं वो आपकी ताकत है, या कि आप कैसे निकल सकते हैं। मेरे फादर की अगर कपड़े की शॉप थी तो मेरे लिए कपड़े की शॉप पे बैठना बड़ा आसान था कि यार भैया फादर की कपड़े की दुकान है, अपने कस्टमर्स बने हुए हैं, चल सोनू सूद भी आके वहाँ बैठेगा और कपड़ा देखेगा और वही कस्टमर वापस आएंगे। तो कोई हर्ज नहीं कि अगर डायरेक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा तो बनेगा ही, क्योंकि उसने पला बड़ा उसी चीज़ के अंदर है। पर हाँ, उसी बीच बाहर के लोगों को भी मौका मिलना ज़रूरी है, लाजमी है, तभी एक नई दुनिया, एक नए रंग दिखाई देंगे आपको सिनेमा में। सो आई फील ये इंडस्ट्री देती है, रोल देती है लोगों को। बट हाँ, कई बार थोड़ा वक्त लगता है आपका टैलेंट प्रूव करने में या आपकी स्पेस बनाने में। बट अगर आप बोलें कि भैया इंडस्ट्री के बच्चों को रोल मिलते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते, ये तो हमेशा है और हमेशा रहेगा। डिड यू फील एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आजकल वो बड़ा बॉयकॉट का सीन चल रहा है, दैट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इट्स बीन मोनोपोलाइजिंग, फर्स्टली नेपोटिज्म वाली बात, दूसरा रॉन्ग पोर्ट्रेयल ऑफ हिंदूज। आपको ऐसे लगा कभी कि रॉन्ग पोर्ट्रेयल होता है, एंड डू यू थिंक दैट दिस होल बॉयकॉट ट्रेंड इज राइट? नहीं, मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं या बन रहे हैं, तो वो एक चक्कर है। जो बॉयकॉट करते हैं फिल्म्स को, आई डोंट नो कि कितना वाइस है या कितना जेन्युइन है, यार आप कितना उसको मीन करते हैं करना। बिना देखे फिल्म को अगर आप बोलते हैं कि इसको बॉयकॉट किया जाए, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट फेयर। ये इंडस्ट्री हमेशा से अच्छी और बुरी फिल्में बनाती आई है, बनाती रहेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि आप बोलेंगे कि हर फिल्म अच्छी बननी चाहिए। जो भी लोग फिल्म लिखते हैं या डायरेक्टर्स बनाना चाहते हैं, हर किसी को लगता है कि वो शोले बना रहा है, तो बनने के बाद पता चलेगा कि अच्छी है या बुरी है। बट आई थिंक दैट शुडंट स्टॉप यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग व्हाट यू वांट टू से। आप पिक्चर को रिजेक्ट कर सकते हैं कि भैया पिक्चर अच्छी नहीं बनी, पर बिना देखे पिक्चर पे ओपिनियन पास करना, मुझे लगता है वो थोड़ा सा सही नहीं है। मौका ज़रूर देना चाहिए कि भैया तू अपनी कहानी तो बता, हम बताएंगे कि इस कहानी को सुनना है या नहीं सुनना है। सो कहानी सुनाई बिना ही अगर आप बोलेंगे आपकी कहानी ख़राब है, तो आई थिंक वो सही नहीं है। काफ़ी अरसे से चल रहा है ये, यू नो कि जब लाइक फॉर एग्जांपल पद्मावत हो गया या जो भी हो गया, दैट अ सर्टन पीपल की
जैसे एक पॉलिटिशियन को हमेशा करप्ट दिखाया जाता है, एक साधु को ढोंगी दिखाया जाता है, लेकिन यू आर केयरफुल व्हेन यू टॉक अबाउट इस्लाम बिकॉज इट कैन रिजल्ट इन अ वायलेंट इंसिडेंट. लेकिन जो सॉफ्ट कम्युनिटीज़ है, सरदारों के ऊपर मजाक उड़ा लिया, ब्राह्मणों के ऊपर मजाक उड़ा लिया, क्योंकि पता है कि वो कुछ करेंगे नहीं, वो कुछ कहेंगे नहीं. सो यू नो देयर इज दिस ट्रेंड. सो नाउ देयर इज दिस फीलिंग दैट जस्ट बिकॉज दे डोंट रिएक्ट वायलेंटली, इज इट नॉट wrong on your part to portray them like this? एक stereotyping जो करते हैं यार ये. No, I would say कि when you are a director, producer or an actor, you have to be very very responsible कि आप किस तरह characters को portray करते हैं, particular religion हो, community हो, किसी को भी. बड़ी responsible चीज़ है. आप किसी को joke सुनाना, घर पे 4 लोग बैठे हैं, आपने किसी पे joke बना दिया, वो अलग बात है. लेकिन जब आप सिनेमा बना देते हैं तो आप एक इतिहास रच देते हैं कि भैया सारी दुनिया देखो, हम इस particular के बारे में ये हमारी opinion है. So which is not right. और आजकल मैं जैसे कह रहा हूँ कि लोग थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो वो तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपनी बात कैसे रखना चाहते हैं सामने के. आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ और मैं तो ऐसे ही दिखाऊंगा. वो समय मुझे लगता है चला गया ना, क्योंकि you've played the role of a फौजी in so many films. Right. I mean you understand, you know कि 70s 80s में तो जब भी किसी फौजी को दिखाता है वो हैंडलबार मुस्टैच, वो गन लेके, मतलब अपनी फैमिली के सामने नाश्ता भी कर रहा है तो भी गन लेके बैठा हुआ है. You know, and फौजीज used to get really angry कि ये क्या nonsense है, ये क्या portrayal है. You know, I mean you know it, you've done this portrayal and you've done very realistic portrayal. तो वो ज़माना I think चला गया. People are becoming they're well informed. आज हर किसी को पता है, एक गूगल सर्च मारेगा बता देगा भैया इसकी क्या क्या. एक इंसिग्निया भी गलत हो जाती है तो फिर आप नहीं कर सकते. मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप आज एक मंच पर हैं और आपके पास एक कहानी है कहने को या पोर्ट्रे करने को रोल है, यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड एंड राइट टू कन्वे दैट. बिकॉज आज आप अगर कुछ गलत दिखाओगे तो पकड़ में आ जाओगे. और आप जब लिखते हैं तो यू बिकॉज यूर अ राइटर टू, नॉट जस्ट एन एक्टर, यूर अ राइटर टू, तो जब आप लिखते हैं तो वो सेंसिटिविटीज़ आप जहन में आपके होता है ना. 100% मैं आई मेक श्योर कि होता है. फिर भी गलती होती तो आई विल शेयर विद पीपल कि यार बता के गलती तो नहीं है, सही तो नहीं है. और एक राइटर के लिए मुझे लगता है एक अच्छा लिसनर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया कोई बंदा अगर आपको कुछ करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो एटलीस्ट आपके अंदर वो सुनने की ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए. और अगर आपका इनकमिंग बंद है तो फिर मुझे नहीं लगता आप सुधर सकते हो. that's a lovely thing to say. सो आई थिंक वो इनकमिंग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. और कई बार लोग सुनते नहीं हैं. आई थिंक जैसे कामयाबी आनी शुरू होती है तो इनकमिंग बंद होना शुरू होता है एंड फिर लोग आपको बताना भी नहीं चाहते. इज दैट द इनकमिंग जो आप में जो दैट ओपननेस दैट यू रियलाइज पैंडेमिक के टाइम में कि मैं सिर्फ चेक लिख के अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, मैंने और कुछ करना है, एंड दैट्स व्हाई यू जस्ट गॉट आउट and did everything. मुझे लगता है कि यू नो एक लाइफ में अवेकनिंग का समय होता है. तो आप खुशकिस्मत होते हैं कि अगर वो ज़िंदगी में समय आ जाता है, और कई बार आपको शायद नहीं भी आता. मैं जब खाना बांट रहा था, सड़क पे ट्रक खड़ा करके फ्रूट्स बांट रहा था, सो मैं जब उन लोगों को देखा जो बहुत हेल्पलेस थे, बच्चों को लेके पैदल सड़कों पे जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को, उनको झूठ भी बोल रहे होंगे कि भैया हम 1-2 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, और उनको पता है कि 10-10 12-12 दिन चलना है. सड़कों पे गाड़ियां उड़ा देती थी उनको. तो मुझे लगा कि ये वो लोग हैं जिनका हाथ थामना बड़ा ज़रूरी है. तो मैंने वो जो मेरी कहानी शुरू हुई थी वो 350 लोगों के साथ शुरू हुई थी जिनको कर्नाटका भेजा था उन 10 बसों से. पर मुझे पता है कि उनकी परमिशंस लाना इतना मुश्किल था कि जब मैंने उनसे मांगा कि मुझे 1-2 दिन दो, मैं परमिशंस लेके आता हूँ, तो मैं पुलिस DCP ऑफिस गया तो उन्होंने बोला कि मुझे इन 350 लोगों के कोविड टेस्ट रिपोर्ट चाहिए. इन 350 लोगों की जिस जिस जगह को बिलोंग करता है, कोई बैंड्रा, अंधेरी, वर्ली है, उस लोकल पुलिस स्टेशन से एक NOC चाहिए. और फिर बसेस की परमिशन जिन स्टेट से गुजर रही है वो चाहिए. आपको NOC क्यों चाहिए? वो उनको था कि वो है बिलोंग कहाँ से करते हैं और किधर को जा रहे हैं. भैया अब अगर आपको अलाउड नहीं है बाहर निकलना, और एक आदमी बोला कि मैं कर्नाटका जा रहा हूँ, मेरा घर है वहाँ पर, इधर मुझे रहने के लिए भाड़ा नहीं है, जगह नहीं है, 10-20 लोग हम लोग एक छोटे से कमरे में रहते, मैं तो यहाँ रह नहीं सकता, तो मैं अपने गाँव जाऊँगा जब पता ही नहीं कब खुलना है. तो वो पैदल चल पड़ा है. लेकिन अगर उसको ऑफिशियली किसी चीज़ पे बैठना है, बस पे बैठना है, सोनू सूद अगर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या वर्ली में उस जगह पे रहता है
क्या वो वर्ली से निकल कर वडाला पहुंचेगा कैसे कि भैया मुझे वहाँ पे बस खड़ी है, सोनू भेज तो देगा, लेकिन मैं पहुंचूं कैसे, क्योंकि रास्ते में ना तो कोई बसें चलती हैं, ना ऑटो चलती है, ना पैदल आपको चलने देंगे, तो पहुंचेगा कैसे। और दूसरी बात, अगर वो कर्नाटका पहुंच जाएगा तो वो स्टेट उसको आने देगी कि उसको स्टेट पे रोक देगी, स्टेट बॉर्डर पे भैया अंदर आप घुस नहीं सकते। तो ये परमिशंस का पूरा एक प्रोसेस था, और मुझे याद है कि मुझे 2 दिन लगे थे पूरी परमिशन लेके आने में। और जब उन 350 लोगों को भेजा तो हर उस 10 बस में बैठा हुआ बच्चे और वो सब, उनकी मतलब ऐसी एक इमोशन थी जैसे आप अपने घर के परिवार वालों को आप सी ऑफ करने जाते हैं और रोने लगे लोग, और बोलते कि हम ठीक अगर हो गए, हम बच गए, सब ठीक ठाक हो गया, तो हम लोग वापस आपको मिलने ज़रूर आएंगे सर, थैंक्स करने के लिए। और जब मैंने उनको भेजा तो हर चीज़ एक तरह की जैसे आपकी ज़िंदगी में स्लो मोशन में हो जाती है वैसी हो गई। और मुझे लगा कि ये कहानी इन 350 लोगों की नहीं, उन लाखों लोगों की है जो पूरे देश में पैदल चल पड़े हैं। और देन आई मेड अ प्रॉमिस, और मैंने अपने परिवार को भी बोला कि जब तक आखिरी माइग्रेंट को घर तक नहीं भेजेंगे तब तक आई विल स्टार्ट दिस जर्नी। और फिर उसके बाद वो 5-6 महीने 20-22 घंटे में हर रोज़ दिन और रात मैंने किया। पूरे देश के पास मेरा नंबर था, सारी रात फ़ोन आते थे, घर के नीचे 4-5 हज़ार लोग हमेशा खड़े रहते थे, पुलिस का बंदोबस्त रहता था कि भीड़ इतनी क्यों इकट्ठी हुई है। गाड़ियों में बिठा कर उनको मैं लेकर जाता था यहाँ से, जहाँ पे आज हम लोग शूट करें, मेरा बहुत करीब एक होटल है यहाँ से, तो उस होटल में सिर्फ माइग्रेंट्स ही रहते थे। सो आई थिंक वो एक जर्नी थी, एक ऐसा बन गया था जैसे परिवार को लेके चलना है, और पता नहीं कैसे हो रहा था, बट आई थिंक एक ऊपर वाले ने शायद शक्ति दे दी थी। और बट इट वाजंट जस्ट बाय रोड ना, यू ब्रॉट पीपल। ट्रेन्स बहुत की, मुझे याद है कि 1155 लोगों की परमिशन मिलती थी एक ट्रेन में जाने के लिए, और मैंने 3-3 हज़ार लोग भी चढ़ाए हैं आज, जो सही नहीं था पर चढ़ाए, क्योंकि घर पे लोग खड़े थे। मुझे याद है कि बैंड्रा से 800-900 लोग चढ़ाते थे, फिर पालघर जाता था 2.5 घंटा ड्राइव करके, और वहाँ पे लोगों को चढ़ाते थे। रात को रिक्वेस्ट करते थे GRP को, TTs को कि भैया यार आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए उधर जाओ, मैं चढ़ा दूंगा। तो बोलते सर हमारी नौकरी चले जाएगी सर, इतने अलाउड नहीं है, तो कैसे भेजेंगे। सो मैंने बोला कि यार ये अगर नहीं चढ़ पाए ना तो मर जाएंगे यहाँ पे, तो इनको प्लीज़ आप थोड़ी सी, मुझे पता है कि आपको रूल्स बैंड करने पड़ेंगे, इग्नोर करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, पर इनको चढ़ा देते हैं कैसे। एंड दे वर वेरी हेल्पफुल। और मुझे याद है कि 10 मिनट के लिए उधर चले जाते थे और उतनी देर में हम 2-2.5-3 हज़ार लोग और चढ़ा देते थे। सो आई थिंक वो एक जर्नी थी। फिर फ्लाइट्स से बहुत सारे लोग भेजे मैंने, क्योंकि ट्रेन्स नहीं चलती थी, बसेस की परमिशंस इंटर स्टेट की नहीं मिल रही थी, तो फ्लाइट्स शुरू करवाई हमने। मुझे याद है कि पहली फ़्लाइट एरोनेकुलम में 179 लड़कियां फंसी थी, तो वहाँ से उनको रात को कोचिन लेके आया। फिर कोचिन से मैंने उनको भुवनेश्वर भेजा था, केंद्रपाड़ा एक जगह है उड़ीसा में, वहाँ की लड़कियां थी। सो आई थिंक ये सब चीज़ें थी, पता नहीं कैसे हो रहा था। फिर बाहर से भी किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, रशिया, इन 6 कंट्रीज से मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत मैंने लेकर आया था। तो अपने आप हो रहा था, बिकॉज बात फैल चुकी थी बाय देन, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स की चलो सोनू सूद से बोल लो। जी, मुझे याद है एक मध्य प्रदेश में एक मेंबर पार्लियामेंट थे, MP, उन्होंने, उनके बच्चे फॉरेन में फंसे थे, उन्होंने बोला कि सोनू यार आप उनको ला के आओ। तो मैं बोला कि सर आप तो MP हो, मुझे तो आपसे मदद मांगनी चाहिए, मैं कहाँ से लेके आऊँगा। सो उन्होंने बोला कि नहीं आपकी आवाज़ सुनी जा रही है, आप कैसे भी करके उसको लेके, और हम लोग उन लोगों को लेकर आ पाए थे। सो मुझे लगता है कि गॉड वॉज गाइडिंग मी समवेयर। और यू रियलाइज you're not a superstar at this stage. आपकी आवाज सुनाई दे रही है, an important person, in one would think member of parliament important ही है, आपकी आवाज सुनाई दे रही है at that stage. I mean there were so many more film stars, so many bigger film stars, लेकिन कोई नहीं निकला घर से बाहर, आप ही थे। क्यों? मुझे उस वक्त आपको नहीं लगा कि सिर्फ मैं ही क्यों निकला हूँ, बाकी लोग क्यों अंदर बैठे हुए हैं? समय नहीं था सोचने का, विश्वास कीजिए। मुझे घर में रहता था, लेकिन जितना टाइम भी 1-2 घंटे के लिए घर में घुसते थे, तो फैमिली को मिले को कितने दिन हो जाते थे, उनसे मिल नहीं पाते, क्योंकि आप टोटली एक्सपोज्ड हैं। उस समय कोविड पीक पे था, तो मैं तो बच्चों से 3-3 महीने में कभी हाथ भी नहीं लगाया मैंने उस दौरान कि कहीं इनको कोविड ना हो जाए। मेरी बिल्डिंग में जो लोग रहते थे वो मुझे मेरी वाइफ को फ़ोन करते थे, यार ये पक्का कोविड ले आएगा, बाहर रहता है, इसको थोड़ा रोको, नहीं तो आई मीन दे वर ऑल स्कैर्ड कि कहीं कुछ मर ना जाए हम लोग, यार ये पक्का आ जाएगा इसके कारण। तो मुझे वो थोड़ा सा झिझक रहती थी, डर रहता था, पर सोचने का और समझने का मौका ही नहीं मिला कि कब कैसे हो रहा था। और कई लोग पूछते थे कैसे कर लेता तू ये सब, तो मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि समटाइम्स
आई मीन यू जस्ट हैव टू कॉल समवन, पिक अप अ फ़ोन, आप चाहे उनको जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें लगता है कि हम उसका एहसान क्यों लें। अरे मैं उसको एक बार बोला कि सर इसका इलाज करवाना है, करवा देते हैं, तो वो कर देगा हेल्प, फिर 2 घंटे में फिर दूसरा मरीज़ आएगा, सर इसका कराना है, तो आप बोलोगे यार अभी तो फ़ोन किया, वो कहेगा यार तू 2-2 घंटे में फ़ोन करता है, तो आप नहीं करते फ़ोन। सो मैं आज भी 10 बार भी फ़ोन करता हूँ एक जने को, और आई डोंट थिंक ट्वाइस कॉलिंग समबडी आई डोंट नो फॉर समबडी आई डोंट नो। सो मैं फ़ोन करता हूँ कि बॉस मैं जानता ही नहीं उसको, सर मैं कभी मिला नहीं और मैं मिलूँगा भी नहीं, लेकिन इसको बचाना ज़रूरी है, नहीं तो मर जाएगा सर। तो फिर यू नो आई मीन वो भी कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन सिलेंडर के टाइम भी डेल्टा वेव में बिल्कुल। अभी भी मुझे याद है कि मैं एक हॉस्पिटल, आप देश के अंदर कोई भी हॉस्पिटल में फटाफट एडमिशन कराता था, तो लोग बोलते थे कि कैसे करवाता है। तो मैं जो जहाँ पे अब हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, जो रजिस्टर पे साइन करने वाला पियून है, वहाँ से लेके वार्ड बॉय से लेके नर्स से लेके जूनियर डॉक्टर से लेके सीनियर डॉक्टर से लेके हॉस्पिटल के मालिक से लेके मैनेजमेंट से लेके ट्रस्टी से लेके सब के साथ टच में रहता था। और फ़ोन 1 मिनट में, बेड कब खाली होने वाला है सर, 1 घंटे में हो जाएगा, तैयार रखना, पेशेंट बाहर पहुंच रहा है, पेशेंट को पहुंचाया वहाँ पे, ये शर्ट पहनी हुई है बॉस, इसको ले ले फटाफट अंदर, ऐसे ऐसे करते थे। और वो एक ऐसा साइकिल बन चुका था कि आज भी अगर आप मेरा फ़ोन देखेंगे तो उसमें गंगाराम हॉस्पिटल 1, गंगाराम हॉस्पिटल 2, 3, लिवर ट्रांसप्लांट 1, 2, 3, किडनी ट्रांसप्लांट 1, 2, 3, ऐसे ऐसे फीड किए हुए हैं नंबर। पता नहीं कौन है, क्या उसका नाम है, पर यू नो कर रहे थे। There comes a time when you start doing these things, I think कि वो सेल्फ जी अहम की बात निकल जाती Right. है ना? You just it's कर 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 करके you don't think about yourself. तो At that time डर नहीं लगता था that what will my family do, what will my wife do अगर मुझे कुछ हो गया तो? सोचने का मौका ही नहीं मिला, सही पूछो तो आप। मैं तो रात को कई बार 2:30-3 बजे मैं हॉस्पिटल में बेड दिलाता था, तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता था कि मैं बोल रहा हूँ, तो कहते सर वीडियो कॉल पे आओ ना सर प्लीज़। तो फिर मैं वीडियो कॉल पे रात को यू नो पियून से, वार्ड बॉय से बातें कर रहा हूँ कि मैं बॉस यार भेज रहा हूँ इसको प्लीज़ करो, तो फिर वो सब जानों को बुलाते, अरे देखो सोनू आ गया, तो बात करते थे। एंड दे यूज्ड टू बी वेरी फुल ऑफ लाइफ कि यार सोनू भाई ने फ़ोन किया, करके देना है काम, तो हो रहा था। सो एंड माई फैमिली ऑल्सो सॉ मी डूइंग दैट, तो उन्होंने कभी नहीं मुझे रोका। एंड दे वर आई थिंक अ ह्यूज सपोर्ट सिस्टम, जिन्होंने मुझे एक बार भी किसी ने नहीं बोला कि यार क्यों कर रहे हो, क्यों बाहर जा रहे हो, एंड इट्स रिस्की। मैं याद है कि जब मैं आने लगता था तो जो मेरी वाइफ है सोनाली, तो वो एक टिश्यू पेपर पे चीज़ें रखी होती थी और सैनिटाइज़र ये सब रखा होता है। मैं जैसे ही आना तो फटाफट सैनिटाइज़र रखना, अपनी वॉच उतारी, रिंग्स उतारी, सामान वहाँ टिश्यू पेपर पर रखा, उसको सैनिटाइज़ करते थे। और फिर मैं यू नो आई यूज्ड टू गो एंड यूज़ अ रूम। एक रूम था जो मेरे लिए अलग से रखा गया था, मैं उसी में सोता था, उसी से निकल जाता था बाहर। सो मतलब आई थिंक अकेले पॉसिबल नहीं था, कहीं ना कहीं पूरी परिवार का एक You're a very योगदान था। spiritual person, जी। one has heard. जी। Do you think that that helped you during that time, gave you the strength कि क्या मतलब नहीं तो you can't get, I mean you need superhuman strength to do what you did. I would say yes. Somewhere I was connected to Almighty. कहीं से कनेक्शन जुड़ा हुआ था। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं इस लाइट कैमरा एक्शन की दुनिया में आया था बहुत कुछ करने, बट जो ये दुनिया थी इसमें ना तो लाइट था ना कैमरा था, सिर्फ एक्शन था। एंड आई वॉज प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ माई करियर, वेयर ऑलमाइटी वॉज अ डायरेक्टर, एंड स्टिल आई डू दैट। स्टिल रोज़ 500-700 लोग आते हैं घर पे, और मैं आई प्रे टू गॉड एवरी सिंगल डे कि ये रोल चलता रहे and give me strength to play this character all my life. And I think there's nothing more satisfying than what I'm doing today. पूरी ज़िंदगी की अगर मेरी फिल्में आप अगर मैंने करीबन 90-100 फिल्में जो भी की होंगी अलग भाषाओं में, उनकी पूरी कलेक्शंस लगा लो और सब कुछ लगा लो, फेम लगा लो, और ये जो आप एक दिन में करते हैं वो it's 100 times more than what you have done in entire 20 years. And you did you continued. I'll be honest with you, so जी। at that time there many people said कि Yeah. अरे this is BJP getting him ready. Yeah. मतलब इसीलिए दरवाजे जी। खुल रहे हैं क्योंकि वो बिल्डअप हो रहा है जी। कि पॉलिटिक्स में जाने जी। हैं, इसलिए ही इज डूइंग ऑल Right. दिस. मैं It didn't matter to you. देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप कोई काम करने निकलेंगे तो लोग उंगली उठाएंगे। और मेरी मदर हमेशा कहा करती थी कि अगर तुम जिस भी मंजिल पर चल रहे हो, अगर उसमें स्पीड ब्रेकर्स नहीं हैं तो इसका मतलब तुम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो। तो लोग उंगली उठाएंगे। फिर किसी ने बोला अरे कल
कहाँ अचानक महात्मा आ गया है जो अभी करने लग गया है, बंद हो जाएगा देखना 1 हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, 6 महीने में। अभी 2.5 साल हो गए हैं, अभी जो तब कर रहे थे उससे 20 गुना ज़्यादा स्केल पे अभी भी चल रहा है। सो पॉलिटिक्स की बात करें तो मेरे को 2 दफ़ा राज्यसभा ऑफ़र हो चुका है, मैंने नहीं एक्सेप्ट किया। बड़ी से बड़ी पदवियाँ ऑफ़र हो चुकी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ़र हो चुके हैं, बहुत चीज़ें ऑफ़र हुई हैं, पर मुझे एक्साइट नहीं करता। तो सब बोलते कि यार तेरे को पता है कि इसको जो तेरे को ऑफ़र हो रहा है कितनी बड़ी बात है, इसको करना पूरी ज़िंदगी निकल जाती है पॉलिटिशियंस की। सो मैंने बोलता निकलती होगी, मे बी दैट्स व्हाट दे वांट टू डू। मुझे एक्साइट नहीं करता ये चीज़ें। आज से पता नहीं 5 साल 10 साल बाद क्या लिखा हुआ है, मे बी मैं उसी दुनिया में होऊंगा, बट पहुंचने का तरीका अलग होगा, लक्ष्य अलग होगा। और मैं आई विल ट्राई टू सेट माई ओन रूल्स कि मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी के बनाए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। मैंने एक रास्ता बनाया है, ठोकरें खाई हैं, गिरा हूँ, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करूँगा, और मे बी उसमें वक्त है अभी। You've, in your humanitarian work, agar main one by one, if I go, you've got Aao Gaon Bachaye, you've got Sambhavam. Yeah. So just tell me कि इन दो institutions में आप क्या करना चाहते हैं, इन दो programs में क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, हम एजुकेशन की बात करें तो ऐसा कोई कॉस्ट नहीं जिसमें हम लोग नहीं सपोर्ट करते। वी आर सपोर्टिंग ऑलमोस्ट। मैं परसों नरसों हम लोग बात कर रहे थे। This is Sambhavam that you want. Yeah. कि संभव करना. For those who don't get it, those of our listeners who live abroad, Sambhavam is something that is making it possible. So this is an educational institution जो सोनू सूद कर रहे हैं। जी, तो करीबन हम लोग 20-21 हज़ार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप 5वीं 6वीं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके नए एडमिशन से लेके IAS IPS UPS सबकी तैयारी करवाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, कुछ भी हो। तो संभवम इसलिए भी है क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है यार, इतने आप 1500-1600 बच्चों को तैयारी करानी IAS IPS की, तो कहाँ से आप कर पाओगे, इजी नहीं है। तो हमने वैसे प्रोग्राम्स बनाने शुरू किए, लोगों को कनेक्ट करना शुरू किया, और आज मतलब 2-2.5 साल से हम लोग इतने, आप देखेंगे उसमें से कितने IAS ऑफिसर्स बन के निकलेंगे। अभी भी लोग आते हैं हमारे पास कि सर हमने कंप्लीट कर लिया, हमारा क्लियर हो गया। तो आप सोचिए कि कल जब वो देश की कमान संभालेंगे और उनको पता है कि ये वो लोग थे जिनको शायद कभी मौका ही नहीं मिलता है बनने का, और आज वो देश के बड़े बड़े ओहदों पे हैं। एंड आई थिंक दे विल रिमेंबर कि यार किसी ने हाथ थामा था किसी समय पे, एंड आई थिंक दैट मेक्स यू फील नाइस। Yeah. And what about आओ गाँव बचाएं? What do you want to do? गाँव को कैसे बचाना चाहते हैं आप? देखिए, गांव के अंदर मुझे लगता है देश बसता है हमारा। बहुत सारे लोग, माँ बाप हिम्मत नहीं करते बच्चों को बाहर भेजने की। टैलेंट छिपा हुआ है वहाँ पर, कैसे करना है। हमने उनको स्किल डेवलपमेंट के लेवल पे बहुत कुछ हमने कराया। जब पढ़ाई नहीं हो पा रही थी तो हमने उनको मोबाइल फ़ोन्स दिए, ई-रिक्शास दिए, LED के साथ 16-17 गाँव को लाइट अप किया। और उन गाँव के अंदर हमने इतनी चीज़ें की जो हमें भी नहीं पता था। वो गाँव के अंदर वो टैलेंट था जिसने हमें गाइड किया कि यार आप हमारे गाँव के अंदर सर अगर ये कर दोगे तो हम ऐसा ऐसा कर देंगे। पढ़ाने के लिए इतने टीचर्स थे जो हमने बोला कि आप अपने गांव में रहिए, आपको जो तनख्वाह शहर जाके मिलेगी हम आपको उतनी तनख्वाह देंगे, पर आप गांव में बच्चों को पढ़ाइए। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और इतने अच्छे ढंग से वहाँ पे उनको एजुकेशन मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हम उनको जो भी चाहिए, किताबें चाहिए हम लोग भिजवाते हैं, मोबाइल फ़ोन चाहिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए पहुँचाते हैं, प्रोग्राम्स उनको भेजते हैं। सो वो एक मैजिकल मोमेंट है जब आप जाके देखें। मैं अभी यूपी बिहार में जब जाता हूँ और मैं विज़िट करता हूँ उन सेंटर्स की, तो इतना सेटिस्फाइंग है वहाँ पे देख के, और इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं वहाँ पे। और मैं सोचता हूँ कि यार मैं तो 2-2.5-3 साल से जो भी करने लगा हूँ। अब सोचिए कि इतने साल पहले जब पता नहीं लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, पर ऐसे बहुत सारे लोग बच्चे जो बन सकते थे उनको कभी मौका ही नहीं मिला, और पता ही नहीं था कि उनके अंदर वो टैलेंट था। आपका जो मोल्ड है वो एक अलग मोल्ड है, बिकॉज मोस्ट पीपल वुड थिंक कि फिल्म स्टार्स जो है बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, दे लीड अ ग्लैमरस लाइफ। और आप जो हैं, आप यूर टॉकिंग अबाउट गांव में वापस जाना, गांव में बसता है इंसान, मतलब एक्चुअल इंडियन। तो you do everything which is not expected of an actor, or a star rather. Actor तो of course you are a very great actor, but जो star power है वो glamour की दुनिया से आप, why do you do this? Like, is it to keep yourself grounded? I feel more comfortable in that space. मैं जब भी शूटिंग में भी रहता हूँ, जब पहली फिल्म भी की थी और आज भी मैं करता हूँ, मैं जितने स्पॉट बॉयज़, लाइटमैन, उनके साथ बैठे रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, कभी वो वैन में आ जाते हैं तो मैं उनके साथ समय खूब बिताता, मेरे को अच्छा लगता है। और आई थिंक वो
यू नो दैट कीप्स यू कनेक्टेड विद योर सेल्फ. मुझे मज़ा आता है उनके साथ टाइम बिताने में. और ख़ासकर जब गांव में जाता हूँ, मैं खुद मोगा से बिलोंग करता हूँ, छोटा सा शहर है, और मैं आज भी स्कूटर पे, मेरे फादर का स्कूटर है, उस पर निकल जाता हूँ मैं, यू नो चक्कर मारने के लिए निकल जाता हूँ, कहीं भी रास्ते रुक के चाय पीने लग जाता हूँ, खाने लग जाता हूँ. सो मुझे लगता है कि जो आप थे, जो ओरिजिनल थे, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटना नहीं चाहिए. वो हाथ उसको थामे रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू स्टे कनेक्टेड विद योर रियल सेल्फ. नहीं तो मेकअप लगाकर लाइटों की चकाचौंध में आपका जो असली पन है वो तो कहीं ना कहीं पीछे छूटने वाला है. लोग छोड़ना भी चाहते हैं ना, बिकॉज समटाइम्स इट हर्ट्स, नो. जी. Those who come from poverty Right. and they have made it in life, Right. some people don't want to look back at that life because बुरा लगता है, क्योंकि जब when they come out of that poverty stage, they don't want to look back on that. They don't want to. I would say maybe कि, you were not poor जी, as such. right, You were from a middle right. class family, but still, some people don't even want to be reminded of middle class. Forget about poor backgrounds. देखिए, इट्स नॉट अबाउट, आई वुड से कि रिमाइंडेड होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो एटलीस्ट आप कई लोगों को और हाथ थाम के बाहर लेके आ सकते हैं. अगर आप बोलोगे यार मैं तो गांव में था, कुछ था ही नहीं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं तो अभी बाहर आके मुंबई शहर में बढ़िया रहता हूँ, और वो जो बंदा इंतज़ार कर रहा है आपका, या आप उसको रास्ता दिखाएंगे, उसको कब मौका मिलेगा वापस जाने का. तो अगर हर बंदा ही गांव से निकल कर शहर में बसने की कोशिश करेगा तो फिर गांव का क्या होगा. सो मुझे लगता है शहर में बसे रहना इंपॉर्टेंट है, अपने सपने करना इंपॉर्टेंट है, बड़ी गाड़ी में घूमना अगर आपको अच्छा लगता है ज़रूर घूमना चाहिए, हर चीज़ ज़रूरी है. लेकिन एक गाँव का बंदा जो आपसे उम्मीद लगा के बैठा है, तो उसके लिए भी कोशिश करना आपका, मुझे लगता है, रिस्पॉन्सिबल. इज़ योर सिस्टर ऑल्सो सिमिलर? मतलब क्या वो भी पब्लिक लाइफ में इसी कारण से आई थी? एंड are you seeing some of your political aspirations fulfilled via your sister? No, I think my sister is still very very active in those villages. आप जब भी वो जाती है पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है उसके लिए, और अभी भी बहुत उसको अच्छा लगता है. ये एक अलग कमाल की फीलिंग है. देखिए, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस तब हैं जब आपके पास ऑफर्स ना आते हो, आप बोलते कि यार मैं धीरे धीरे वहाँ पे पाऊँगा. हम लोग को रोज़ ऑफर्स आते हैं, रोज़ उसके पीछे पड़े रहते हैं लोग करने के लिए. पर पॉलिटिक्स से ज़्यादा मुझे लगता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि आम लोगों की जो घरों पे, पंजाब में भी चले जाओ, मेरी सिस्टर के पीछे लाइन लगी रहती है वहाँ पे लोगों की अपने काम करने, वो करती रहती सारा दिन. और मैं कई बार देखता हूँ कि मेरे जब मदर प्रोफेसर थे तभी भी बेशुमार स्टूडेंट्स सारा दिन मदर पढ़ाती रहती. सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाती थी, रात के 8-9 बज जाते थे, पढ़ाते रहते थे. और हम मदर को बोलते थे कि यार मामा क्यों आप इतना स्ट्रेस लेते हो, आराम करो. कहते नहीं, ये मेरी दुनिया है, स्टूडेंट्स मेरे बच्चे हैं, मैं इनके साथ कैसे करूं. अगर एक स्टूडेंट कॉलेज आना बंद कर देता था तो मेरी मदर स्कूटर पे बिठा के मुझे गांव लेके जाती थी. चल उसको गांव ढूंढते हैं, वो आना बंद हो गया क्योंकि उसके फादर ने बोला कि बड़ी ज़मीन है उसके पास, चल अब उसको वापस लेके आएंगे कॉलेज. तो उसको वापस लेके आते थे कॉलेज. तो ये उनकी डेडिकेशन थी. और मुझे लगता है कि फील्ड कुछ भी हो, एक्टिंग हो, पॉलिटिक्स हो, नॉर्मल कॉमन मैन हो, कुछ भी हो, ज़िंदगियाँ बदलने के लिए ना तो आपको कामयाब होना इंपॉर्टेंट है, ना आपके पास पैसा होना इंपॉर्टेंट है, ना आपके पास शोहरत होनी इंपॉर्टेंट है. आपके पास कोशिश होनी इंपॉर्टेंट है कि आप कितना समय दे सकते हो. मेरे साथ जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं वो गरीब लोग हैं जिनको मैंने हेल्प किया था जाते समय. आज जो शायद 150-200 रुपये दिहाड़ी लेते होंगे, लेकिन वो लोग हैं जब उनको बोला कि यार ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुँचाना है तो बेचारा साइकिल पर लेके उस गाँव में गया. जब बाढ़ आई बिहार में, हमने बोला कि किसी को हमें भैंस खरीद के देनी है, तो बंदा 80-90 किलोमीटर उस गांव में गया, भैंस ढूंढी, साथ में बछड़ा ढूंढा, कितना दूध देती है ढूंढा, ताकि ये परिवार बसा रहे. सो वो एफर्ट, मुझे लगता नहीं कि एक शोहरत वाला या बहुत पैसे वाला या बहुत गाड़ी वाला मैं किसी को बिहार में बोलता कि यार भाई गाँव जाओ और उसको ढूंढे. वो कहता है यार भाई थोड़ा आज बिजी हूँ, मैं कल जाता. तो वो ज़रूरतमंद आदमी ही ज़रूरतमंद आदमी की हेल्प के लिए आगे आएगा. आइडियोलॉजिकली आप अपने आप को किस पार्टी के करीब समझते हैं? योर सिस्टर्स विद द कांग्रेस. Ideologically, or do you find yourself closer to the BJP, to the AAP, to Congress? देखिए, मैं सबको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरह मिलता हूँ. मेरी सबके लिए बड़ी इज़्ज़त है. मैं सब लोगों से मिला हूँ और मैं सबको उनसे बोलता हूँ कि मैंने आइडियोलॉजी एक्चुअली स्टडी भी नहीं की, क्योंकि मैंने खुद कभी सोचा ही नहीं वहाँ जाने के लिए. और मैं ये भी नहीं बोलता कि अगर आप किसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं तो फिर आप उनकी आइडियोलॉजी ही फॉलो करें. आपकी आइडियोलॉजी भी वो फॉलो कर सकते हैं कि आप हो, कहीं ना कहीं क्लैश हो सकता है, कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है, बट जो आपका रियल सेल्फ है वो भी उनको पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये
बात अलग है कि सामने वाला कितना एक्सेप्ट करता है नहीं करता, पर पॉलिटिशियन कोई भी हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, जब तक उसकी खुद की आइडियोलॉजी नहीं है वो देश का भला नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि हर रोज़ एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को। और मैं अगर ABC पार्टी की जो भी आइडियोलॉजीज उनकी बेस्ट होंगी, मैं उसको पकड़ के अपनी आइडियोलॉजी के साथ ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। So what next? Politics or films? अभी तो फिल्म्स हैं, लॉट्स टू डू एज एन एक्टर, स्टिल लॉट्स टू एक्सप्लोर, बहुत कुछ करना बाकी है। पॉलिटिक्स का पता नहीं अभी ना, मुझे मेरा माइंड बना है उस तरफ। 2024 तो बहुत करीब आ गया है। जी करीब है, एंड आई एम श्योर जो भी वो लोग वहाँ पे होंगे दे विल बी डूइंग वेल फॉर देमसेल्व्स। पर हर साल 4 साल 5 साल बाद कोई ना कोई साल आता रहेगा, वो कभी लेट नहीं होता। बट आपके अंदर से वो आवाज़ होनी चाहिए कि भैया मैं इस जंग के लिए तैयार हूँ कि नहीं हूँ। बट अभी फ़िलहाल एज एन एक्टर इम्पॉर्टेंट है। And as an actor, what are the new films that you are going to come with? I'm starting a film called Fateh, which is starting next month. हम लोग पंजाब दिल्ली में शूट कर रहे हैं, तो आपके पास भी आएंगे हम लोग चाय पीने ज़रूर। सो इट्स अ फिल्म बेस्ड ऑन साइबर क्राइम माफिया, जितना साइबर क्राइम आजकल देश में हम लोग महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद लोगों की जब हेल्प करता था, मेरे नाम पे लोगों को बहुत बुद्धू बनाया जा रहा है, आज भी करे। हमने 200-250 FIRs ऑलरेडी लॉन्च की हुई हैं, लोगों को पकड़ा भी है। फंड्स मांग रहे हैं आपके नाम से? फंड्स मांगते नहीं हैं, वो बोले कि हम लोग हेल्प करेंगे, भैया हम आपको इलाज करवा देंगे, आपका किडनी ट्रांसप्लांट करा देंगे, आप एक काम कीजिए, ये 6,000 रुपये भरिए, उसका एक फॉर्म भर दीजिए, बाकी का हो जाएगा। तो जो बच्चा जिसके मदर फादर बच नहीं रहे हैं, बच्चे बच नहीं रहे हो, तो बेचारे गरीब आदमी को कुछ आइडिया नहीं है, तो भर देता है, पैसे भर देता है और फिर वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी लेयर्स हैं, उनको मैंने बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया है, तो उसके ऊपर हमने वो स्क्रिप्ट रेडी किया है। नाउ वी आर ऑल सेट टू रोल। This is OTT platform? No, or it's a theatrical release. What do you have to say about the OTT things? It's given rise to so many brilliant actors and so much more opportunity compared to like when you had come in the film industry. Aren't you like thrilled with what's happening? It's a brilliant phase है ना? for actors, directors, storytellers कि इतनी दुनिया वहाँ पे है कि आप भैया, और एक चीज़ और है, कंपटीशन ऐसा है कि आप बेस्ट होगे तो ही सर्वाइव कर पाएंगे। एवरेज का समय गया, वो समय गया जब आप बोलेंगे कि भैया अपना दिमाग घर पे रख के आइए और पिक्चर देखने आइए। वो लोगों के पास उतना समय नहीं है कि मैं दिमाग घर पे रखूँगा पिक्चर देखने आऊँगा। आप कमाल का काम बनाएंगे तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं। RRR के बारे में what do you have to say to that? The phenomenal, that song and Yeah, everything. of course. Look And at that. People looking and saying कि हिंदी फिल्म है, बॉलीवुड फिल्म है या तेलुगु फिल्म है, कि किस चीज़ की फिल्म है, किसकी फिल्म है ये? हिंदुस्तानी फिल्म है, हाँ। हिंदुस्तान की कहानी है, वो इम्पोर्टेंट है। भाषा मायने नहीं रखती, बट इट्स ग्रेट to see the way the film has done well and the way it's been accepted across the globe. And I wish them all the best, and I pray that many more filmmakers get inspired and make films like those. There's a lot of talk also that the Bombay film industry has to sit up and watch, because now people are going to watch a Telugu film or a Kannada film or a Malayalam film. If the content is good, language doesn't matter. Of course, I think it's that time has come, है ना? It's high time that everyone should fasten their seat belts and make sure that you make a good content. Doesn't really matter which language you're making films in, but yes, people are intelligent, people are smart, they are informed. Only and only you can survive if you are a good storyteller, if you are a good actor, and if you are true to your craft. And that's what you promise in your films, right? I try to. At least I'll give my 100% with full honesty, and rest, I think audiences are the one who are going to decide how right I am. Thank you so much for speaking with us, Sonuji, and wishing you all the best. And do come for part 2 into our Delhi of course, studios. Looking forward. Yeah, thank you so much, and really thrilled to be part of this show and speaking my heart out. And मैं जानता हूँ, सुना भी था, देखा भी है कि जब भी आपके साथ बातचीत होती है तो आपकी खुद से एक वापस इंट्रोडक्शन ज़रूर हो जाती है. एंड थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ टू माई सोल वंस अगेन. Thank you so much. That's a lovely thing you said. Thank you. Thank you very much. God bless. Thank you for watching or listening in to this episode of ANI Podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind.